देखो, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है, इसका इसका जो एप्लीकेशन है, उपयोग है, ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इसका, और उसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है ना? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट किस प्रकार से हो सकता है? तो इसको हम लिखते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्या आएगा? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एक प्रकार का टेस्ट इस टाइप से भी है कि इसमें हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से, तो देखो बेटा यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या है, ये केवल जो होता है ना, तो ये आयनिक क्लोराइड को पहचानता है। किसको पहचानता है? आयनिक क्लोराइड। क्लोराइड दो प्रकार के होते हैं बेटा, यदि हम देखेंगे तो क्लोराइड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्लोराइड कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। ठीक है ना? एक तो होते हैं सहसंयोजी क्लोराइड, क्लोराइड सॉरी, सहसंयोजी क्लोराइड। अब बताऊंगा कैसे कैसे होगा सहसंयोजी क्लोराइड। और दूसरा होता है आयनिक क्लोराइड। आयनिक क्लोराइड। देखो, जो क्लोरीन लगा हुआ है दो प्रकार से लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए हमने कहा CH3Cl, तो ये किस प्रकार का क्लोराइड है बेटा, कोई बताएगा? आयनिक किस? सर। सहसं हाँ, सहसंयोजी। सहसंयोजी होगा। आयनिक नहीं होगा बेटा सिमरन। ठीक है ना? आयनिक वहां पर होगा जहां वो आयन के फॉर्म में होगा, जैसे NaCl में देखा होगा। यहाँ आयनिक क्लोराइड होगा। यहाँ पर क्या होगा? देखो, जैसे सी है ना, ये देखो सी, तो ये सहसंयोजी बंध से इससे जुड़ता है। किससे जुड़ता है? सहसंयोजी बंध से जुड़ता है। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है ना? तो यानी कि जब CH3Cl में क्या होगा, ये जो CH3Cl में जो है, ये सहसंयोजी क्लोराइड होगा। ठीक है ना? आयनिक क्लोराइड कहाँ होगा? जहां आयन के फॉर्म में रहते हैं, जैसे NaCl के फॉर्म में रहेगा, वहां आयनिक होगा। ये आयन बनते हैं। ठीक है ना? ये Na जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन दे करके, है ना? HCl में दोनों प्रकार का रहता है। देखो, सहसंयोजी भी रहता है और कैसे रहता है? आयनिक भी रहता है। जब इलेक्ट्रॉन दे डोनेट करेगा तो तब वो आयनिक फॉर्म में होगा। ठीक है ना? तो आप समझ में आ गया होगा आयनिक। तो ये जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, ये ध्यान ही रखना, यदि इस प्रकार का जो टेस्ट होगा, वो केवल किसके लिए होगा? आयनिक क्लोराइड के लिए होगा। जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, वो केवल किसके लिए होता है? आयनिक क्लोराइड के लिए। किसके लिए होगा? आयनिक क्लोराइड के लिए। सहसंयोजी, अब यदि तुम सहसंयोजी क्लोराइड लोगे तो उसके लिए नहीं होगा, है ना? ये आयनिक क्लोराइड को पहचानता है। ये ध्यान रखना बेटा, ये किसको पहचानता है? ये जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, ये केवल किसको पहचानता है? आयनिक क्लोराइड। जैसे हमें पता है कि NaCl, एग्जाम्पल के रूप में लेने, ये कोवलेंट क्लोराइड को नहीं पहचानता है। यदि कोवलेंट क्लोराइड के लिए इस टेस्ट को करेंगे तो तब नहीं पहचान पाएगा ये वाला टेस्ट। क्लियर हो गया बेटा? इसमें होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, हम लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या लेते हैं बेटा इसमें? सोडियम क्लोराइड। हमने लिया सोडियम क्लोराइड। देखो, ये हम कर सकते हैं, लैब में भी कर सकते हैं, है ना? हमारे पास मिला हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला हुआ है। देखो, NaCl हमने लिया। ठीक है ना? इसको हम क्या करते हैं? देखो, K2Cr2 और O7, ये हम ले लिया। इसका नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना? और इस पर हम थोड़ी सी क्या कर देंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे, H2SO4 डाल देंगे। क्या डाल देंगे? H2SO। ये क्या करेगा? ये एक प्रकार का कलर देगा, और वो होगा रेडिश ब्राउन। ठीक है ना? लाल भूरा, लाल भूरे रंग का, है ना? तो देखो, ये CrO2 एंड Cl2, ये है बेटा। और प्लस इसमें क्या होगा? KHSO4 और प्लस NaHSO4,
सोडियम बाइसल्फेट और पोटेशियम बाइसल्फेट, और साथ साथ में क्लोरीन गैस Cl2, ये क्लोरीन गैस निकाल देता है। ठीक है ना। और ये क्या है बेटा, ये वाला जो आएगा इसका कलर आएगा रेडिश ब्राउन, यानी कि रेड ब्राउन। ठीक है ना, हम कह सकते हैं रेड ब्राउन, रेडिश भी कह सकते हैं। ठीक है ना, या लाल भूरा रंग, इस प्रकार का कलर। तो हमें पता लग जाएगा एक इसमें क्या है, इसमें एक क्लोराइड टेस्ट है बेटा। ठीक है ना, ये कौन सा टेस्ट हो जाएगा, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ये ध्यान रखना है, इसमें इस टाइप से बन जाएगा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, रेड ब्राउन कलर का जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था इसके लिए। चलो, अब इसके बाद कुछ और रिएक्शन है बेटा इससे जो हमारे पास होंगे, इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, किसकी, इसी पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो इसके भौतिक गुण क्या क्या है, यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो सबसे पहले इसका कलर आता है, जो इसका भौतिक गुण है। ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, या हम कहते हैं भौतिक गुण, क्या कहते हैं उसको, भौतिक गुण। कौन कौन से इसके भौतिक गुण है, इसके भौतिक गुण कौन कौन से, ठीक है ना, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, यदि हम इसमें देखेंगे तो इसके भौतिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम भौतिक गुण को देखेंगे तो पहला कैसे कलर होता है बेटा इसका, सबसे पहले कलर ही दिखाई देता है ना। तो नारंगी रंग का बेटा एक क्रिस्टल है, नारंगी रंग है इसका, और कैसा है, क्रिस्टल है, किस फॉर्म में है, क्रिस्टल के फॉर्म में। कैसा है, क्रिस्टल के फॉर्म में, नारंगी रंग का क्रिस्टल। ठीक है, नारंगी रंग का क्या होगा, ये क्रिस्टल बनाएगा। ठीक है, इसका जो गलनांक होता है, ये ताप करने, जब इसको गर्म करते हैं बेटा तो ये कलर भी चेंज करता है। ठीक है ना, इसकी बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसका देखेंगे तो ये गलनांक इसका क्या है, यदि इसको गलनांक देखेंगे तो किस ताप पर ये गलेगा, तो इसका गलनांक होता है 398 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा तापमान होता है, इतना तापमान हम प्रयोगात्मक कक्ष में उत्पन्न नहीं कर सकते, है ना। और इतना तापमान यानी कि कितना, 400 मतलब 398, इसका मतलब 400 लगभग, है ना, या 671 केल्विन, ये है 671 केल्विन। इतना तापमान हम यहाँ क्या नहीं कर सकते बेटा, जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना तापमान पे क्या हो जाता है, गल जाता है। दूसरा इसमें क्या है, ये ठंडे जल में क्या होगा, यदि हम ठंडा जल लेंगे, ठीक है ना, हमने घोल के भी देखा, ठंडे जल में क्या है, ये घुल जाता है ना, अल्प विलेय होता है, कम मात्रा में, है ना, अल्प विलेय, धीरे धीरे विलेय होता है ना। तो ये हमने कल देखा भी इसको, कि हमने क्या किया, ठंडे जल में इसको घोल के देखा तो थोड़ी मात्रा में घुला हुआ था, लेकिन क्या है, पूर्णतः घुलाने या घोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा। चलो, ये तो हो गए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद है बेटा इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण जिसको हम कह सकते हैं, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुणधर्म में क्या आएगा, जो रासायनिक गुणधर्म है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। तो इसके यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो पहला जो इसकी प्रॉपर्टीज है, पहली वह है ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव, ताप का। हम क्या करेंगे, ताप का प्रभाव देखते हैं। ताप का प्रभाव, जो ताप है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो टेम्परेचर है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि हम इसको ताप माने इसको अत्यधिक गर्म करेंगे, है ना, तो जैसे हम क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, K2Cr2O7, और इसको गर्म करना पड़ेगा हमें, यदि माने इसको गर्म करते हैं, है ना, तो ये क्रोमेट में बदलता है बेटा। किस में बदलता है, क्रोमेट में, क्रोमेट में बदल जाता है। देखो डाइक्रोमेट किस में बदल गया, क्रोमेट। और इस किस प्रकार से होगी इसकी रिएक्शन, देखो हम लेंगे 4 मॉलिक्यूल, सीधे डायरेक्ट गर्म करने पर, है ना, 4 मॉलिक्यूल K2Cr2 और O7, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट।
और जैसे ही इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होगा, तो यहां पर हमने इसको गर्म किया, गर्म करने का चिन्ह होता है, तो ये क्या बनाएगा क्रोमेट। क्रोमेट कैसे होता है, देखो ये 4 मॉलिक्यूल बनेंगे और क्रोमेट का सूत्र होता है K2CrO4। इसको आयनिक फॉर्म में हो सकता है आपकी बुक में लिखा हो CrO4 और 2-, ये भी क्रोमेट है ना, क्योंकि आयनिक फॉर्म में ये क्रोमेट है। तो इस प्रकार से क्रोमेट में बदल जाता है और साथ साथ इसके साथ साथ क्या निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल Cr2O3 और प्लस इसमें क्या होगा 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। इस प्रकार ये ताप का प्रभाव से क्या हो जाएगा, क्रोमेट में बदल जाता है। ठीक है ना, पहले किस में बदलेगा, क्रोमेट। नेक्स्ट है इसके बाद क्षारों से अभिक्रिया। क्षार क्या होता है उनको बेटा, कोई जानता है क्षार? खार तो जानता है, हमारे घरों में भी होता है, जिसको हम खारू बोलते हैं। क्या होता है बेटा खार, क्षार क्या होता है, क्षार के साथ अभिक्रिया पता है आप लोगों सर को जो क्षार? जल में मिलाने पे OH- देते हैं। बिल्कुल राइट, ठीक है ना, क्षारों के साथ अभिक्रिया। आपके घर में साबुन है, तो बस साबुन एक प्रकार का क्षार है, उसको पहचान सकते हो, जैसे हाथ लगाते हो पानी के साथ हल्का सा, तो क्या हो जाता है, हल्का सा चिपचिपा टाइप का होता है ना, फिसलने वाला होता है, तो एक प्रकार का वो भी क्षार है। ठीक है ना, ये क्षार है। तो क्षार कौन से होते हैं, जिनमें OH आयन निकलते हैं। ठीक है ना, यदि रासायनिक भाषा में देखेंगे तो रासायनिक भाषा में जिनमें OH आयन जो क्या करते हैं, जल में घुल करके या OH आयन देते हैं, उनको हम क्षार बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखो बेटा इस क्षारों के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से आएगी, हमने क्या लेना है K2, ठीक है ना, K2Cr2 और O7, ये हमने लिया। और क्षार के साथ जिनमें क्या होगा, OH ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है ना, ये सारे के साथ क्षार है, इनमें OH आयन। और ये क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, यहाँ पर बना देगा बेटे पोटेशियम क्रोमेट, ये भी क्रोमेट बना देता है ना, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे K2Cr और क्या आएगा O4, और प्लस इसमें क्या होगा, जल के अणु निकल जाएंगे। इसका रंग कैसे होगा बेटा, ये तो नारंगी रंग है, ठीक है, नारंगी रंग है, ये क्या कैसा रंग होगा, ये हो जाएगा पीला रंग। तो आज देखेंगे इसको करके, है ना। यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम डाल देंगे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इसके साथ क्या वो पीला रंग बनाता है कि नहीं बनाता, है ना, ये देख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और पीला रंग आता है कि नहीं आता, और पीला रंग किसका आएगा, पीला रंग आएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट का। इसका नाम है पोटेशियम क्रोमेट, इसका नाम क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम क्रोमेट। और यदि हम केवल क्रोमेट आयन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, CrO4 और 2- चार्ज। आयनिक फॉर्म में ज्यादा रिएक्शन होती है, इसलिए आप ध्यान रखें। इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना, तो एक क्रोमेट आयन बना देगा और पीला रंग आ जाएगा, ऊपर भी पीला आएगा, है ना, जब हम उसको ताप के साथ गर्म करेंगे तो उसमें भी पीला रंग आएगा। चलो अब इसके बाद और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, जो पीला रंग है ना, मान लीजिए हमने पीला रंग आ गया, इसका प्रैक्टिकल फिर कर सकते हैं। देखो कितनी मजेदार बात है, इसमें देखो यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे, K2Cr और O4, ये क्रोमेट है, और इस पर यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, H2SO4 डाल दें, तो फिर क्या होगा, ये डाइक्रोमेट बना देगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। डाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2 और O7,
और प्लस क्या बन जाएगा K2SO4 और साथ साथ में H2O, फिर ये नारंगी रंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं हो सकती है, ये रंगों का खेल भी हो सकता है ना। इस प्रकार से देखो पोटेशियम क्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट इस प्रकार से बन सकता है। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट जो इसके साथ है, तो कुछ अभिक्रियाएं थी जो जो जनरली हम क्या करते हैं, नेक्स्ट है इसमें, और वो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला कौन बताएगा? बताओ बेटा। ये बताइए बेटा। राहुल तुम बताओ बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। सर सल्फ्यूरिक हाँ H2SO4। बिल्कुल। देखो बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ठीक है ना। सभी को ध्यान रखना, किसी को पूछ सकता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल ही हो गया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, इंटर वालों को सबको याद होगा ना, के साथ अभिक्रिया, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत कॉमन चीज है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत कॉमन है हमारे लिए। और इस जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो हम लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऊपर तो पोटेशियम क्रोमेट के साथ करवाया था, यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2 है बेटा, देखो Cr2O7। जब हम इसके साथ करवाएंगे तो इससे क्या होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो डिहाइड्रेशन कर देता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है उसमें से, ठीक है ना, निकाल देता है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्या बनाएगा? क्रोमिक एनहाइड्राइड। यहाँ दो प्रकार की अभिक्रिया बेटा कैसे होगा। एक तो पहले हम क्या करते हैं, ठंडे जल में करवाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इसको 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड लिए और कैसे करवाए, ठंडे जल में। गर्म नहीं किया इसको, कैसे करवाए, ठंडे जल में। ये ठंडा जल है, ठंडे में, है ना। ये सॉरी जल नहीं, ठंडे में। जब हम क्या करेंगे, केवल सिंपल ठंडा करेंगे, मतलब उसको गर्म नहीं करना है। तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। और प्लस साथ साथ में क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल CrO3, इसका नाम है क्रोमिक एनहाइड्राइड। और H2, इसका नाम क्या है, क्रोमिक, और इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, क्रोमिक एनहाइड्राइड। ये है बेटा क्रोमिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। ये बन जाता है। लेकिन यही अभिक्रिया यदि हम गर्म में करवाएं, उसको गर्म करें, मान लीजिए हमने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल K2 Cr2 और O7 लिया, है ना। और इसको हमने क्या करवाया, 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड लिया। 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, देखो H2SO4। 2 मॉलिक्यूल क्या आएंगे, H2SO4। जब हम इसको गर्म करेंगे, माना हमने गर्म किया, गर्म करने पर ये चेंज हो जाती है अभिक्रिया। क्या बना देता है, ये बन जाते हैं 2 मॉलिक्यूल K2SO4, और साथ साथ में क्या बनेगा, प्लस 2 मॉलिक्यूल होंगे Cr2 और SO4 की होल थ्राइस, और प्लस 8 मॉलिक्यूल H2O निकलेंगे, और साथ साथ में इसमें ऑक्सीजन भी निकलेगा, क्रोमियम सल्फेट बन जाएगा हमारे पास। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये रिएक्शंस होती हैं अलग अलग कंडीशंस। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दो अभिक्रियाएं हैं, एक ठंडे में है और एक जब हम उसको गर्म करते हैं, तो उस दशा में ये अभिक्रिया अलग हो जाती है। क्लियर? देखो बेटा, अब उसके बाद यदि हम देखें, हमें मालूम है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक तो आप समझते हैं, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं बेटा? दूसरे का ऑक्सीकरण करता हो। बिल्कुल परफेक्टली, बहुत बढ़िया। अब आपको बिल्कुल ही पॉइंट याद हो गए।
जो दूसरे का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है ना, जो दूसरे का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, तो ऑक्सीकारक। इसका मतलब ये दूसरे को क्या देते होंगे, ऑक्सीकरण दूसरे का कब होगा, जब ये उसे ऑक्सीजन देंगे, उससे हाइड्रोजन लेंगे, ये कुछ प्रोसेस है ना, तब वो ऑक्सीकरण हो जाएगा। हाइड्रोजन ले लेंगे, ऑक्सीकरण दे देंगे उसको, ऑक्सीजन दे देंगे। तो इसके कुछ ऑक्सीकरण जो क्या है, ऑक्सीकारक गुण है। कौन से गुण है, ऑक्सीकारक गुण। यदि हम इसमें देखेंगे तो ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण कौन कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीकारक गुण। ठीक है, जो ऑक्सीकारक गुण कौन कौन से इसमें हो सकते हैं, यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ऑक्सीकारक गुण कौन कौन से। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसको किस प्रकार से हो सकता है, कि जैसे हम क्या लें, मान लीजिए हमने 4 मॉलिक्यूल लिया, ठीक है ना, 4 मॉलिक्यूल लिया, और कौन से लिए, K2Cr2 और O7 लिया। तो देखो बेटा यहाँ पर ये क्या करता है कि जो इसका ऑक्सीकारक गुण किस प्रकार से है, ये क्या बनता है, क्रोमेट बन जाता है, पोटेशियम क्रोमेट बन जाता है ना। तो पोटेशियम क्रोमेट किस प्रकार से बन जाएगा, 4 मॉलिक्यूल K2Cr और O4 बनेगा। क्या बनेगा, K2CrO4। ठीक है ना, जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जैसे हमने इसको गर्म किया तो एक तो ये बन गया, क्रोमेट बन गया, है ना, पोटेशियम क्रोमेट। प्लस इसके साथ देखो 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, Cr2O3, और जो बाकी बचा हुआ है वो ऑक्सीजन के रूप में मिलेगा। देखो ये ऑक्सीजन, जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये जाकर के दूसरे का क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, दूसरे को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये क्या है, इसका ऑक्सीकारक गुण। ठीक है ना, इससे क्या करेगा, दूसरे का ऑक्सीकरण कर देगा। तो इसमें यदि हम देखें अलग अलग कंडीशंस में, है ना, इसको ये क्या कर देगा, इसका ऑक्सीकरण। ध्यान ये रखना है, ये कैसे है, ये केवल क्या करता है, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ये तो हमें पता है। इसका ऑक्सीकारक गुण यदि हम देखेंगे तो पहले ये क्या है, नंबर 1 इसका पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक। क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक। नंबर 1 ये जानना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक। और दूसरा क्या करता है, ये केवल कब अभिक्रिया करता है, अम्लीय विलयन में। ध्यान रखना, अम्लीय विलयन में अभिक्रिया करता है। ये दो बात याद रखनी है, अम्लीय विलयन में क्या करता है, अभिक्रिया करता है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में और जानते हैं। ठीक है, पहले इसमें देखते हैं आयनिक अभिक्रिया। ये आयनिक अभिक्रिया किस प्रकार से करेगा, ये होगा आयनिक क्रिया। आयनिक क्रिया किस प्रकार से हो सकती है, ये आयन के फॉर्म में किस प्रकार से क्रिया करता है। तो इसमें यदि हम देखेंगे तो आयनिक क्रिया किस प्रकार से होगी, तो आयनिक क्रिया कैसे करेगा, जैसे हमने देखा इसने लिया Cr2 और O7, 2 माइनस चार्ज, K2Cr2O7 है बेटे, है ना, लेकिन मैंने क्या लिखा, Cr2O7 और 2 माइनस चार्ज। ये अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करेगा, तो ये अम्ल जहां पर भी हमारे पास H प्लस आयन दिखेंगे, इसका मतलब वो क्या होगा, अम्लीय अभिक्रिया होगी। कैसे अभिक्रिया होगी बेटा, इस H प्लस के कारण हम समझ रहे हैं ये अम्लीय अभिक्रिया। हो सकता है HCl ने दिया हो, ठीक है ना, तो H प्लस आ गया हो, तो कहीं ना कहीं से ये आया H प्लस, ये अम्ल है, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की रिडक्शन। प्रोसेस, हाँ बिल्कुल, रिडक्शन। रिडक्शन। इसका स्वयं का रिडक्शन हो रहा है, ये दूसरे का तभी तो ऑक्सीकरण करेगा। ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी धनावेशों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना, और ये क्या कर देगा, ये बना देगा, देखो क्या बना दिया इसने, 2 मॉलिक्यूल Cr3 पॉजिटिव और प्लस
7 मॉलिक्यूल H2। मैंने सारा प्लस प्लस कर दिया इसको। यहाँ पर एरो है बेटा, है ना, ये एरो है, ये एरो, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या कर देता है ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल, देखो क्रोमियम को, क्रोमियम देखेंगे आप +7 हो गया, इसमें प्लस 7 दूनी 14 में से 2 +6 है बेटा, +6 भी कहाँ है ना, +6 हो रहे हैं। देखो ना क्रोमियम आयन के, देखो Cr2 और इसमें O7 है और 2 माइनस चार्ज है, तो इस 2x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 14, है ना, 7 दूनी 14 और +2 यहाँ हो जाएगा, तो 2x माइनस इज इक्वल टू कितना हो रहा है 12, तो x इज इक्वल टू +6 है बेटा, है ना, इसकी +6 है और +6 से प्लस कितना हो गया 3, तो इसका स्वयं का क्या हुआ, धनावेशों की कमी हो गई बेटा इसमें, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ, जिसको हम बोलते हैं अपचयन, ठीक है ना। ये दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। तो इस टाइप से देखो बेटा, ये क्या कर दिया इसने, ऑक्सीजन इसको दे दिया, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन जो H+ आयन थे। अब आगे देखते हैं आणविक अभिक्रियाओं में क्या होता है, ये तो आयनिक अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है, आयनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास है आणविक अभिक्रिया। तो आणविक अभिक्रिया क्या होती है, आणविक क्रिया। अब आणविक क्रिया में क्या होगा, जो अणुओं की क्रिया होती है उसमें क्या होगा, ठीक है ना। तो आणविक क्रियाओं में क्या किस प्रकार से हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, है ना, और इस पर हम करवाते हैं 4 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, 4 मॉलिक्यूल क्या लेंगे इसमें H2SO4, तो ये क्या बना देगा बेटा, ये बना देगा देखो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बना देगा, प्लस यहां हमने ये रिएक्शन पहले भी करवाई है, Cr2 और SO4 की होल थ्राइस, और प्लस इसमें क्या आ जाएगा 4 मॉलिक्यूल H2, और प्लस इसमें क्या होगा 3 नवजात ऑक्सीजन होंगे। ये देखो जो नवजात ऑक्सीजन मिल जाएंगे, क्योंकि ये अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया, जब तक इसको अम्ल नहीं मिलेगा तब तक ये अभिक्रिया नहीं करता। तो उसमें भी देखो पहले वाले में हमने क्या लिया था, अम्ल लिया था। देखो आयनिक अभिक्रिया में क्या लिया था, यहाँ पर भी अम्ल लिया था। देखो यदि हम इसको इंडिकेट करें, ये अम्ल लिया था, देखो ये वाला लिया था, ये वाला 14H वाला, ये वाला अम्ल हमने लिया था। यहाँ पर देखो ये भी क्या किया, इसने भी अम्ल के फॉर्म में ले लिया, देखो इसको हम अम्ल के रूप में देखें H2SO4। तो ये दोनों तभी अभिक्रिया कर पाएगा जब ये अम्लीय माध्यम होगा। तो देखो बेटा इसने इसमें ये भी अम्ल लिया, यहाँ पर भी अम्ल लिया, इसने क्या किया, यहाँ पर ये रिडक्शन, यहाँ पर इसने ऑक्सीकरण कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, यहाँ ऑक्सीजन निकाल दिया। देखो आणविक अभिक्रिया में नवजात ऑक्सीजन, इनको क्या कौन सा ऑक्सीजन बोलते हैं, इनको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पर क्या होगा नवजात, नवजात ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट रखना, ध्यान रखना इसका, है ना। ये किस में है, आणविक अभिक्रिया। तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं दिखाई गई, आणविक अभिक्रियाएं दिखाएगा ऑक्सीकारक गुण के रूप में, है ना, और दूसरा क्या करेगा, आयनिक अभिक्रिया दिखाएगा। तो आयन, जहां पर आयनिक अभिक्रिया में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे, और जो आणविक अभिक्रिया होगा वहां पर ऑक्सीजन ग्रहण होंगे। ये ऑक्सीजन ये निकालेगा लेकिन वो ग्रहण करेंगे, वहां ऊपर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। इस प्रकार से दोनों दोनों कंडीशंस में क्या करेगा, ये ऑक्सीकरण करेगा दूसरे का, ठीक है ना, स्वयं का अपचयन होगा। चलो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। अब देखो ये दोनों प्रोसेस आपको पता लग गई। इसमें देखने बेटा पहले फेरस लवण को फेरिक लवण में, देखो जो फेरस है, फेरस, देखो फेरस लवण है, ठीक है ना, का जो है फेरिक लवण में, देखो किसमें, फेरिक, फेरिक लवण में क्या होगा बेटा, देखो मैं रोक रहा हूं यहीं पे, ये फेरस है 2 पॉजिटिव चार्ज वाला, ये तो था फेरस, और इसने किस में कन्वर्ट किया इसको, फेरिक माने 3 पॉजिटिव चार्ज में। क्या हुआ होगा बेटा इसमें,
कोई बताएगा इसका क्या हो रहा है यहाँ सर एक इलेक्ट्रॉन निकला। पे? निकलने की प्रक्रिया क्या होगा? ऑक्सीकरण। बिल्कुल सही। ऑक्सीडेशन हुआ सर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। किसने किया होगा ये जो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं इसको पूरा। फेरस लवण का फेरिक लवण में ऑक्सीकरण तो कैसे होगा? यहां पर हमने ऑक्सीकरण करवाना है। इसमें ऑक्सीकरण किस प्रकार से होगा? तो पहले हम रिएक्शन में लेंगे, देखो हमने क्या लेना है, देखो जो फेरस लवण है तो फेरस लवण ले सकते हैं। देखो हमने लिया K2Cr2 और O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहां हम क्या करेंगे, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, हमें अम्लीय माध्यम में लेना है, तो क्या करेंगे, हमने लिया 7 मॉलिक्यूल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया इसमें, किसमें? पोटेशियम डाइक्रोमेट में। और फिर फेरस लवण लिया, फेरस लवण होता है हमारे पास FeSO4, ये दो वाला है बेटा, है ना। और जब इसने क्या किया, इनसे अभिक्रिया की, तो इसने क्या बना दिया, देखो ये बना देगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा Cr2SO4 और इसकी होल थ्राइस, और प्लस देखो यहां पर क्या होगा, फेरिक सल्फेट ये बन जाएगा, देखो Fe2SO4 की होल थ्राइस और प्लस 7H2। देखो बेटे ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन गया, ये वाला देखो, इसका नाम है फेरिक सल्फेट। ये क्या, यहाँ पर मैं फिर दोबारा लिख दे रहा हूँ उसको, वहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, 3Fe2, ये Fe2 बना, और SO4 की होल थ्राइस, देखो ये बना बेटा, इसका नाम है फेरिक सल्फेट। इसका नाम क्या है? फेरिक सल्फेट। ये क्या है? ये है फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या है? फेरिक। ये फेरिक हो गया, 3 पॉजिटिव चार्ज वाला फेरिक सल्फेट। ये तो पता लग गया होगा 3 कैसे हुआ ये। देखो बेटा SO4 में 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और ये 3 है तो 3 दूना 6 नेगेटिव चार्ज हुआ। तो 6 नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, यहाँ पर 3 पॉजिटिव वाले क्या होंगे, 3 पॉजिटिव वाले 2 होंगे, तभी तो 6 नेगेटिव को बैलेंस कर पाएगा 3 पॉजिटिव वाला। तो ये 3 पॉजिटिव वाला क्या होगा, तभी 6 बैलेंस हो पाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होगा, ये 2 जुड़े हुए 3 पॉजिटिव वाले, ये क्या हो जाएगा, फेरिक सल्फेट हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से परिवर्तित कर देता है। देखो यदि हम आयनिक अभिक्रिया देखेंगे, इसी में आयनिक अभिक्रिया, तो इसी में आयनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होगा। मान लीजिए हमने लिया Cr2 और O7, इस पर 2 माइनस चार्ज है, इस पर हम क्या करेंगे, 14H प्लस लेंगे, 14 क्या लेंगे, H प्लस, और इस साथ साथ में क्या होगा, 6 जो है Fe2 पॉजिटिव के रूप में लेंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 6Fe3 पॉजिटिव, ये आयनिक अभिक्रिया बेटा ध्यान रखना, और प्लस 7H2। यही अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया को हमने आयनिक अभिक्रिया के रूप में ले लिया। तो दोनों अभिक्रियाएं, एक आणविक अभिक्रिया है, ये आणविक अभिक्रिया है, और ये आयनिक अभिक्रिया है। इसमें क्या हुआ, फेरस को हमने किस में कन्वर्ट किया, फेरिक में, फेरस को फेरिक में। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो यहां पर ये है, जो हमारे पास आयोडाइड होगा उसको आयोडीन में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। जो सेकंड पार्ट है इसका, यहां पर है आयोडाइड, आयोडाइड को का आयोडीन में परिवर्तन, है ना, आयोडाइड का आयोडीन, आयोडीन में ऑक्सीकरण। देखो जो आयोडाइड है उसका हमें किस में कन्वर्ट करना है, आयोडीन में। आयोडीन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, है ना।
तो इसमें भी फिर हम दोनों अभिक्रियाएं देखेंगे। कौन सी वाली? आणविक अभिक्रिया भी और आयनिक अभिक्रिया भी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, पोटेशियम डाइक्रोमेट किसमें काम करता है? अम्लीय माध्यम में। किसमें काम करता है बेटा? अम्लीय अम्लीय माध्यम। माध्यम इसमें में। हाँ बिल्कुल, इसमें हमें ध्यान रखना, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा देर तक याद रहे, है ना। तो हमने क्या करना है, इसमें आयनिक माध्यम में इसकी अभिक्रिया करवानी। तो किस प्रकार से हो सकता है? तो देखो, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पहले आणविक अभिक्रिया करवाते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, ठीक है ना। इस पर हम क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल लेना पड़ेगा, ठीक है ना, 7 मॉलिक्यूल 7H2, और क्या करवाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया करवाएंगे। किसकी? पोटेशियम आयोडाइड, और इसके 6 मॉलिक्यूल लेंगे। कितने? 6 मॉलिक्यूल। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना देगा 4 मॉलिक्यूल K2SO4। साथ साथ में क्या बनेगा, प्लस Cr2 और SO4 की होल थराइज, और प्लस इसमें क्या होगा बेटा, देखो इसमें 3 मॉलिक्यूल I2 निकल जाएंगे, ये आयोडीन में कन्वर्ट हो गए, ये हो गए, देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये आयोडीन हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया, देखो ये आयोडीन 3 मॉलिक्यूल किस रूप में निकल गए, आयोडीन के रूप में, ठीक है ना। और प्लस इसके साथ 7 मॉलिक्यूल H2, 7H2। ये देखो इसने क्या किया, इस जो पोटेशियम आयोडाइड है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, देखो पोटेशियम आयोडाइड को किसमें, आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया। और ये आणविक अभिक्रिया है। ऐसे हम आयनिक अभिक्रिया देखेंगे, तो आयनिक अभिक्रिया आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर पोटेशियम की जगह क्या लेंगे, 2- चार्ज ले लेंगे, तभी तो जुड़ेंगे इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि क्या होगा, यहाँ आ सकता है Cr2O7 और 2- चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पर इसके जगह सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह हमने क्या ले लिए, 14H पॉजिटिव ले लिए, 14H पॉजिटिव, और इसमें क्या कर दिया, 6 मॉलिक्यूल आयोडीन लिया, लेकिन वो माइनस आयनिक फॉर्म में लिया। और जो अभिक्रिया होगी आगे, आयनिक अभिक्रिया, ये 2Cr3 पॉजिटिव, ये दोनों रूप में पढ़ लो बेटा इनको, आयनिक और उस रूप में आणविक अभिक्रिया, प्लस 7H2 और प्लस 3I2। तो इस प्रकार से आयोडीन बन जाता है। तो ये है, ये क्या करता है, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा जो ये दिन देखेंगे, तीसरा पार्ट ये है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और का जो है क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में ऑक्सीकरण। इसका इसमें क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। किस प्रकार से होगा, तो देखो फिर वही कहानी, कैसे हम क्या लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा, अब तो याद, जबान पे याद हो जाना चाहिए। K2Cr2O7। गुड गुड गुड, K2Cr2O7, गुड, ठीक है, K2Cr2O7। ऐसी प्रैक्टिस कर करके हमें सारी चीजें आ जाती बेटा, है ना। देखो, और सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO। बिल्कुल H2SO4, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO। ये आणविक अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं। जब हम क्या करेंगे, सीधे पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे, तो ये क्या बना देगा, K2SO4 बना देगा, प्लस साथ साथ में क्या बन जाएगा, जो हमने पहले रिएक्शन लिखी थी, देखो इसमें क्या होगा, यहां बन जाएगा Cr2SO4 और इसकी होल थ्राइस, और प्लस इसमें क्या होगा, 4H2O निकलेगा, और साथ साथ में ऑक्सीजन 3 नवजात ऑक्सीजन निकलेंगे। ये हमने पहले पढ़ी हुई है ना। अब देखो जो रिएक्शन है वो कैसे, यहां सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या है, 3 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड, और इसमें हम पानी लेंगे, 3 मॉलिक्यूल H2O लेंगे,
और H2O के साथ क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल क्या आएंगे हमारे पास, ये नवजात ऑक्सीजन होंगे और इनके साथ मिलकर के क्या बना देता है, 3 मॉलिक्यूल बन जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO। ये बन गया H2SO। तो इस प्रकार से भी बना जा सकता है, इसको आणविक अभिक्रिया लिखे हुए। आयनिक अभिक्रिया तो समझ में आ जाएगा अब आप लोगों को कैसे कैसे करना है ना। तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा और भी हो सकता है बेटा, अब आगे चलते हैं। देखो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो चौथा पॉइंट है हमारे पास, वह है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन सल्फाइड है बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे हम, है ना, लैब में उसे बनाई थी एक दिन, सड़े अंडे जैसी गंध आती है ना। तो देखो इसमें किस प्रकार से आएगा, यदि हम यहाँ पर लेंगे तो क्या होगा, हमने लेना है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और इस पर देखो बेटा, इस पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल इसके लिए इंपॉर्टेंट है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, खतरनाक तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल थोड़ा सा, है ना। और प्लस इसमें क्या कर देंगे, H2S गैस को प्रवाहित कर देंगे, ठीक। और जैसे इसमें H2S गैस जाएगी वो क्या कर देगी, इसको पोटेशियम सल्फेट बना देगी K2SO4 बना देगी और साथ साथ में क्या बन जाएगा, इसमें आ जाएगा Cr2SO4 के होल थ्राइस, ठीक है ना। और +7 मॉलिक्यूल क्या होंगे H2O और क्या होंगे 3 मॉलिक्यूल S, ठीक है ना। 3 सल्फाइड के ये निकलेगा सल्फाइड, ठीक है ना। और ये क्या होता है, यही आती है उसकी गंध, ठीक है ना, अम्लीय माध्यम में, ठीक है ना। ये ऑक्सीकृत हाइड्रोजन सल्फाइड किसमें, सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसकी गंध आती है, तो इस टाइप से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, जो एल्डिहाइड होता है बेटा, एल्डिहाइड पता है आप लोगों को, एल्डिहाइड का भी, हाँ क्या बोलो बेटा, इनमें CHO ग्रुप होता है। गुड गुड, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छे बच्चे आप लोग याद रख रहे हैं ना, ऐसे ही रखना बेटा याद, ठीक है ना। ये हमारे पास एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड व अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अल्कोहल क्या होता है बेटा, अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप OH होता है। ग्रुप। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। देखो अब एल्डिहाइड और अल्कोहल तो आप लोगों को पता लगेगा, एल्डिहाइड व अल्कोहल का ऑक्सीकरण, इन दोनों का ऑक्सीकरण कैसे होगा, एल्डिहाइड और इसका किसका, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल भी है। तो चलो पहले एल्डिहाइड लें, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड लेते हैं, तो एल्डिहाइड मालूम आपको, एल्डिहाइड को लेते हैं एस्टल्डिहाइड लेते हैं, एसेट एल्डिहाइड। एसेट एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो बेटा, एस्टल्डिहाइड का ये होता है CH3CHO, इसका नाम क्या है, एसेट एल्डिहाइड, ठीक है ना, एसेट एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो एसेट एल्डिहाइड, और इस पर क्या करवाएंगे, देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और क्या होगा साथ साथ में इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, ठीक है ना। और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जैसे ये अभिक्रिया करेगा, इसके बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना देगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ठीक है ना। प्लस इसमें क्या होगा, Cr2 और SO4 की होल थ्राइस, और प्लस इसमें क्या होगा, ये इसका ऑक्सीकरण होकर के क्या बना देगा, CH3COOH और प्लस क्या होगा इसमें H2O निकल जाएगा।
देखो बेटा यहाँ पर हमने इस टाइप से रिएक्शन लिखी, ठीक है ना, यहाँ पर हम इस प्रकार से इस अभिक्रिया को लिखा हुआ है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहां पर हम कैसे पढ़ते हैं, देखो थोड़ी समझ लेना जरूरी है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, सीधे लेते हैं CH3CHO, और इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, हमें पता है कि इन दोनों को मिला करके ऐसे नवजात ऑक्सीजन हमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कैटालिटिक फॉर्म में लेते हैं, K2Cr2O7 लेते हैं, K2Cr2O7 और प्लस H2SO4, ऐसा कैटालिटिक फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना। भले ही कैटालिस्ट का फॉर्म काम नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार से हम इसको लेते हैं, इसकी उपस्थिति में लेते हैं। और इसकी उपस्थिति में क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास CH3COOH बन जाएगा, ये देखो एसिड बन गया। हमने सीधे इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हमें मालूम है, अब हमें पता हो गया कि इन दोनों से ऑक्सीजन ही निकलता है, ये ऑक्सीकरण करवाएंगे, ठीक है ना, इसलिए ये प्रबल ऑक्सीकारक। और ये क्या है, ये अम्लीय माध्यम में, ठीक है ना। ऑक्सीकारक अब जब लेंगे कैटालिस्ट के फॉर्म में, तो अब आप समझ गए होंगे। ऐसे एल्कोहल में भी होता है। यदि हम एल्कोहल को देखेंगे तो एल्कोहल क्या होगा, मान लीजिए हम एथेनॉल लेते हैं, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, एथेनॉल, C2H5। बिल्कुल राइट, CH3CH2OH या C2H5OH, इसको C2H5OH भी कह सकते हैं, CH3CH2OH भी कह सकते हैं। और इस पर फिर हमने क्या करवाना है, क्योंकि हमें तो रिएक्शन करवानी K2Cr2O7 इसकी प्रेजेंस में और प्लस 7H2, 7 की जगह 4 लेना बेटे, इसमें इनकी संख्या अलग अलग होती, बैलेंस पे है ना, क्या होगा, ये H2SO4 लेंगे और ये क्या कर देगा, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर देने, यहाँ 3 मॉलिक्यूल ले लेना, है ना। तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा बेटा, देखो एक तो बन जाएगा K2SO4 प्लस इसमें क्या बनेगा, Cr2SO4 की होल थ्राइस, प्लस क्या होगा, प्लस यहाँ पर क्या होंगे, 3 मॉलिक्यूल एस्टरडीहाइड बनते हैं बेटा, किसमें क्या बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे CH3, ठीक है ना, और CHO, और प्लस क्या हो जाएगा 4 मॉलिक्यूल H2। देखो इसमें इसने क्या बना दिया, आइडियाइड, ठीक है ना, इसने क्या किया, इसका आइडियाइड बनाया। तो पहले जब ऑक्सीडेशन होगा तो आइडियाइड में कन्वर्ट होगा एल्कोहल। अब इससे क्या पता लगा कि जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है वो किस में बदल जाता है, आइडियाइड में बदल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस प्रोसेस को इस टाइप से समझ सकते हैं। और इसको देखो, यदि हम उसी रूप में लिखेंगे जैसे हमने पहले वाला लिखा, तो यहाँ पर क्या लेंगे, CH3CH2OH लिया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया, प्लस इसमें ऑक्सीजन लिया, प्रेजेंस किसकी उपस्थिति में लिया, K2Cr2O7, और सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला साथ साथ में, ठीक है ना। तो ये क्या बना दिया, इसने बना दिया CH3CHO बना दिया। ये कितने बन गए, 3 मॉलिक्यूल, प्लस इसमें क्या हो गया, H2O भी निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, जल के अणु में निकल गया, और कितने 3H2O निकल गए। तो ये आइडियाइड बना साथ साथ में, ये है बेटा ऑक्सीकरण प्रोसेस, K2Cr2O7, और इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका उपयोग किस प्रकार से हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, अभिक्रियाएं होती है। देखो नेक्स्ट यदि हम आगे देखें, इसके आगे इस चैप्टर को थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा। अभी इसमें एक्टिनाइट रह गया बेटा, है ना, जो हमारे पास एक्टिनाइट्स है, इसको कंप्लीट करने के बाद इसका दूसरा पार्ट शुरू कर लेंगे, है ना। वो कमी है, देखो इसमें है बेटा NaCl, मान लीजिए जो हमारे पास NaCl है, NaCl को हम क्या कर सकते हैं, Cl2 में तोड़ सकते हैं, क्लोरीन में ऑक्सीकरण कर सकते हैं, में ऑक्सीकरण। यहाँ क्या किया है, NaCl को हमने Cl2 बनाना है। तो ये भी सिंपल प्रोसेस है, हमने क्या करना है, K2Cr2O7 लेना है, ठीक है ना। और इसमें क्या कर देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल 7 मॉलिक्यूल H2SO4 ले, ठीक है ना। और यहां पर लेंगे 6 मॉलिक्यूल NaCl, NaCl में नमक, हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे पास है, इसमें हमने क्या किया, ये NaCl डाला, और डालने के बाद क्या हो गया, इसने क्या बना दिया, यहाँ पर क्लोरीन गैस बन जाएगी, K2SO4 तो बने गई, प्लस साथ साथ में Cr2
और SO4 के होल थ्राइस, बाकी सारे कॉमन है इसमें, देखो सारे कॉमन है होल थ्राइस, ठीक है ना। और इसके बाद क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल क्या बनेंगे इसमें, Cl2 बन जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल Cl2, और प्लस इसके साथ साथ क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल Na2SO4 और प्लस 7H2। ये तीन चीजें तो कॉमन है, K2SO4, Cr2SO4 के होल थ्राइस और 7H2, ये कॉमन है। बाकी थोड़ा एक दो कंपाउंड्स इधर उधर करने, तो इस प्रकार से क्या होता है बेटा, ये चेंज हो जाता है। क्लोरीन का निर्माण भी हो गया, क्लोरीन भी हम इससे बना सकते हैं, ठीक है ना। तब हमें नमक डालना होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल और नमक, ये डाल देंगे, क्लोरीन बन जाएगा। भाई ये कॉन्सेप्ट ये रखना याद, दिमाग में ये रखना याद, है ना। नेक्स्ट है बेटा इसमें जो हमारे पास नाइट्राइट है, क्या है, नाइट्राइट, मान लीजिए हमारे पास ये नाइट्राइट, हमने क्या लिया, नाइट्राइट, ठीक है ना। और नाइट्राइट का जो है नाइट्रेट में परिवर्तन, किसमें, नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, ठीक है ना, नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। किस प्रकार से होगा, अब तो कॉमन चीजें हो गई, देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको भूल ही नहीं सकते हैं, है ना, भूलेंगे तो फिर याद करना पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, नाइट्रेट, नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NO2, और नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NO3, ये ध्यान रखना आपको, NO2 नाइट्राइट, नाइट्रेट क्या होगा, NO3। तो यहाँ क्या लेंगे हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, प्लस इसमें क्या किया, 4 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड, 4 मॉलिक्यूल क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और H2SO4 के साथ हम क्या लेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेंगे सोडियम नाइट्राइट NaNO2, देखो NaNO2 लेंगे, जैसे हम इसको डाल देंगे NaNO2 को, तो ये क्या बना देगा, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे इसमें, NaNO3 बन जाएगा, प्लस क्या होगा, K2SO4 बनेगा, साथ साथ में क्या बनेगा, Cr2 और SO4 की होल थ्राइस, और प्लस इसमें क्या होगा, H2, किस में बदल जाएगा, H2, इसमें 4 मॉलिक्यूल H2। देखो बेटे ये बन गया हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, नाइट्रेट बन गया। तो ये क्या कर रहा है, हर चीज को चेंजेस कर रहा है, नाइट्रेट को नाइट्राइट, ठीक है ना। इसके बाद और भी हैं, जैसे थायोसल्फेट को किसमें, थायोसल्फेट लिया और उसको सल्फेट में ऑक्सीकरण किया, स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट किया, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण हमने कर लिया है ना, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण हमने पहले कर लिया था, ये हमने टेस्ट पहले कर लिया था, ठीक है ना। तो कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार से होंगी, ठीक है ना। तो जैसे थायो वाले हैं, थायो से शुरू करेंगे तो बाकी चीजें रिएक्शन हमें मिल जाएंगी, तो इसको